हेलो। हेलो। मालको हेलो सर। फटाफट इन्फॉर्म करो सबको, क्लास स्टार्ट की जाए। लास्ट टाइम क्या पढ़े थे दोस्तों? हेलो। सोडरबर्ग इक्वेशंस। सोडरबर्ग इक्वेशन पढ़े थे, ओके। सर इक्वेशंस पढ़ी थी सारी, गर्बर भी ठीक है। आपने उसकी वो बताई थी इक्वेशन। अच्छा, इसके प्रॉब्लम्स किए थे क्या? तो प्रॉब्लम्स तो नहीं किए थे। ये अच्छा, इनकी प्रॉब्लम्स नहीं किए थे ना। चलो, तो सबसे पहले प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? नो सर, प्रॉब्लम्स हो गए थे। हो गए थे क्या? यस सर। अच्छा, हाँ, टाइप्स ऑफ जॉइंट पढ़ना था आई थिंक, है ना? आज से ज्वाइंट्स चालू करना था सर। ओके, ठीक है, तो जॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें, 2 सेकेंड। हाँ, हाँ सर, हो गए थे क्वेश्चन। क्वेश्चन हो गए थे, हाँ, मुझे वही याद आया।
चलो कहाँ गया पेन? ठीक, ये है। अच्छा, हाथ में, चलो ठीक है। डिजाइन ऑफ जॉइंट्स, करेक्ट। तो सबसे हम पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रिवेटेड जॉइंट से, ठीक है दोस्तों। और ठंड कैसी है उधर? हवाई पड़ रही है? क्यों भाई? चलो, टाइप्स ऑफ जॉइंट, दैट इज रिवेटेड जॉइंट। रिवेटेड, वेल्डेड एंड बोल्टेड जॉइंट, ये तीन तरीके के जॉइंट्स है जिसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ रिवेटेड जॉइंट, एंड स्पेशली क्वेश्चंस आते हैं आपके इसेंट्रिक लोडिंग से, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा हम बेसिक्स भी देख लेते हैं सबसे पहले रिवेटेड जॉइंट्स के बारे में। तो यू कैन सी हियर, suppose this is our rivets. It is looking like this, correct. This is rivet, this is centroidal axis, and this is called as head, and this is called as shank, या इसी को बॉडी भी कहा जाता है, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड एज टेल, करेक्ट। तो ये रिवेट्स होती है। अब ये रिवेट का जो आप हेड देख रहे हो दोस्तों, ये कई तरीके का हेड होता है ना। स्नैप हेड होता है, और भी बहुत सारे हेड होते हैं, मुझे भूल गए क्या नाम उनके। आपने अगर मशीन ड्राइंग पढ़ी हो तो उसमें ये हेड आप कैसे बनते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, सब पढ़ा हुआ, करेक्ट है। And suppose you can see here we have two plates which we need to make a joint, and especially rivets are designed to make lap joint, but इससे हम butt joint भी बना सकते हैं with the help of some seat, yes or no? 2 सेकंड, एक फोन कॉल आ गया, मैं थोड़ा सा बात कर लूं।
चलो देखो, these are the two plates which we need to join with the help of this riveted joint, with the help of rivet. Is it clear? So let's see. तो सबसे पहला स्टेप होगा दोस्तों, फर्स्ट वी नीड टू मेक अ होल. करेक्ट, यहाँ पे आपको एक होल प्रोड्यूस करना पड़ेगा. एंड आफ्टर मेकिंग होल, suppose here I'm going to insert a rivet like this. करेक्ट, ये आपके पास रिवेट है. करेक्ट. Now for the riveted joint, here we need a dies. करेक्ट, यहाँ पे dies की रिक्वायरमेंट होगी दोस्तों. And suppose you can see this is lower die, this is upper die. And this is movable die. करेक्ट. और इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना. ठीक है दोस्तों. करेक्ट. तो जब आप इसको मूव कराओगे तो होगा क्या एक्चुअली, you can see here in this figure. चलो यहाँ नहीं, यहाँ शो करता हूँ. Like this. And here the material of tail of the rivet is deformed like this. Is it clear? And here we have lower tie like this. करेक्ट. तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हम रिवेटेड जॉइंट प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है ना. कॉफी. ठीक है दोस्तों.
तो कुछ इस तरीके से ये रिवेट का टेल डिफॉर्म होके दोनों साइड हेड बन जाएगा, ठीक है ना। आप देख सकते हो कि देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द प्लेट्स। इज इट क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज रिवेटेड जॉइंट। इज इट क्लियर? And this riveted joint is earlier it was used in boilers, correct? But nowadays, since the welding process is very advanced, that's why this riveted joint is replaced by the welded joint. But still, in case of chains, आपने देखा होगा चेन ड्राइव, तो वहां पे जो चैन होती है that is again made by riveted joints. Yes or no? Correct? And now you can see here, this is the diameter of the rivet, and this is the diameter of the rivet. And if we talk about the material जिससे ये रिवेट बना होता है दोस्तों, तो हम सिंपली कह सकते हैं इट इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट मटेरियल्स। इज इट क्लियर? रिवेट्स हमेशा सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल से बनी होती हैं, लाइक एल्यूमिनियम, माइल्ड स्टील, etc. Yes or no? And with help of this riveted joint, we can produce both lap joint and butt joint. Is it clear? So let's see here the types of lap joints first. ये आप कुछ टर्मिनोलॉजीज पहले देख लेते हैं दोस्तों, करेक्ट? टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन रिवेटेड जॉइंट, एंड देन फिर हम लोग देखेंगे इसका टाइप्स ऑफ लैप जॉइंट्स एंड टाइप्स ऑफ बट जॉइंट्स एंड हाउ वी विल मेक these joints, correct? So first here I'm going to write a heading that is terminologies used in riveted joint, correct? So let's see here, this is the plate, this is plate 1, and this is another plate, correct? So this is plate 1 and this is plate 2, and जो plate 2 है, this is placed over the plate 1. अगर आप इसका बनाओगे side view, then we can see like this. Is it clear? Hello? कुछ इस तरीके से बना सकते हैं दोस्तों। Now this figure is correct. Previous one is correct. This is not a dotted line actually. This one is dotted line, correct? Now it is correct. इस तरीके से ये हम इसका साइड व्यू और टॉप भी बना सकते हैं, ठीक है? Now suppose here we have rivets like this. Correct. Suppose here we have a rivet like this. This is rivet number 1. This is rivet number 2, 3, 4, 5, and 6. Correct. If we make a riveting system like this, यहाँ पे आप draw करोगे तो कैसा आएगा? It is looking like this. Correct. ये इसका साइड व्यू है।
It can be represented like this. Is it clear? And this is the center line. Okay. Now you can see here the distance between two adjacent rivet along the same row. This is row number 1. ये कॉलम नहीं है दोस्तों, इसे हम रो नंबर 1 और इसे रो नंबर 2 कहेंगे, ठीक है। तो सेम रो में दो एडजेसेंट जो यहाँ पे रिवेट सेंटर्स है उनके बीच का जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड एज पिच। क्या कहेंगे इसे हम? पिच। So pitch is nothing but it is the distance, center distance between two adjacent rivet in same row. This is called as pitch. Yes or no? Hello? आवाज आ रही है मेरे दोस्त बाल को? यस सर। तो समझ में आ गया ये क्या है? पिच। Okay. And similarly this distance, is called as transverse pitch. Center distance between two adjacent rivets in two different rows. Correct? This is called as transverse pitch. इसे क्या कहते हैं हम? This is called as transverse pitch. और आप देख रहे हो ये this is the extreme end of the plate 1 और ये रिवेट सेंटर, इनके बीच का ये जो डिस्टेंस होता है दिस इज कॉल्ड एज मार्जिन। और ये मार्जिन इधर भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड मार्जिन। यस और नो? मींस इट इज द गैप बिटवीन सेंटर ऑफ द रिवेट टू द एक्सट्रीम एज ऑफ द प्लेट, दिस इज कॉल्ड एज मार्जिन। इज इट क्लियर? हेलो? और ये मार्जिन आपको यहाँ भी दिखेगा, ये मार्जिन दोनों प्लेट्स के लिए होगा, ठीक है ना। सपोज आप इस प्लेट की बात करें, प्लेट नंबर 2 की, तो ये मार्जिन है। प्लेट नंबर 1 की मार्जिन की बात करें, दिस इज प्लेट नंबर 1 की मार्जिन है। यस और नो? करेक्ट? हेलो? तो ये टर्म समझ में आ गए, पिच क्या है, ट्रांसवर्स पिच क्या है, मार्जिन क्या है। और ये जो रिवेटिंग सिस्टम मैंने यहाँ पे शो किया दोस्तों, दिस इज कॉल्ड एज चेन रिवेटिंग सिस्टम। क्या कहेंगे इसे हम? हेलो? चेन रिवेटिंग। डबल रिवेटेड चैन, हाँ ओहो कहाँ गया, चैन रिवेटिंग सिस्टम कहेंगे इसे हम। चैन रिवेटेड सिस्टम। और यहाँ पे जो हमने रो शो किया है दिस इज कॉल्ड एज डबल रो या डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट। करेक्ट? दिस इज कॉल्ड एज डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट। अगर सिर्फ एक रो होती तो हम इसे सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट कहते हैं, ठीक है ना। And here we have two rows, that's why it is called as double riveted lap joint. Is it clear? Now this riveted system may also appear like this. Now see, in this case this is plate number 1 and this one is called as plate number 2. Yes or no? समझ में आया ऐसे क्यों मैंने लिखा? बोलो बोलो। क्योंकि जो डॉटेड लाइन मैंने शो किया ना, दिस इज प्लेट नंबर 1 किया। डॉटेड लाइन का मतलब ये प्लेट 2 के ठीक नीचे प्लेस कर दी हमने, है ना। और यहाँ पे आप देखो तो इसका फिगर हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। यू कैन सी हियर इसका साइड व्यू, इट कैन बी लुकिंग लाइक दिस। हेलो? तो आई थिंक समझ में आ गया दोस्तों। अब यहाँ पे देखो रिवेटिंग हम कहाँ पे कर रहे हैं, लेट्स सी।
Correct, like this. Here we have rivet 1, and here we have rivet 2, rivet 3, rivet 4 एंड रिवेट 5. कुछ इस तरीके का रिवेटिंग सिस्टम. करेक्ट. तो इस तरीके के रिवेटिंग सिस्टम को हम कहते हैं जिगजैग रिवेटिंग सिस्टम. जिगजैग रिवेटेड सिस्टम, या चलो इसे रिवेटिंग लिख देता हूं. zigzag riveting system. Correct. Now you can see again, this distance is nothing but this is called as PT. This is transverse pitch. Is it clear? And this distance is called as simply pitch. And in this case, here we have another pitch like this. Center distance between two adjacent rows along the diagonal. This is called as diagonal pitch. क्या कहेंगे इसे हम? PD. This is diagonal pitch. Yes or no? And again here we have, this is margin, and this is also called margin. Yes or no? तो यहाँ आपको समझ में आया दोस्तों डायगोनल पिच क्या है. whenever we have zigzag riveting like this, then the distance, center distance between two rivets in the diagonal, correct, this is called as diagonal pitch. करेक्ट है. हेलो. तो आई थिंक दोस्तों ये समझ में आ गया. ये सारी टर्मिनोलॉजी समझ में आया कि नहीं? अगर यहाँ पे कुछ डाउट हो तो पूछो. चलो ठीक है. अब हम लोग डिजाइन की बात करते हैं. हाउ टू डिजाइन दिस रिवेटेड सिस्टम. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्ट्रेंथ इक्वेशन. अगेन यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चंस आएंगे वो बेसिक मैकेनिक्स से प्रॉब्लम आएंगे दोस्तों. वो क्या है? यू कैन सी हियर स्ट्रेंथ इक्वेशंस. ठीक है. देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, सपोज हियर वी हैव अ रिवेट लाइक दिस. दिस इज प्लेट 1 and similarly this is plate 2 and this is rivet. Now if these plates are subjected to a load like this, due to this what will happen? We can say due to this the rivet may fails like this. और फेल क्या होगा दोस्तों? रिवेट फेल होगा. यस और नो? और कैसे देखो? लाइक दिस. तो इसे कहते हैं, ये जो फेल हो रहा है दिस इज कॉल्ड एज सिंगल शियर. यस और नो? यस और नो?
आपका रिवेट देखो, रिवेट कुछ इस तरीके से फेल हो गया। करेक्ट, बोलो। तो हम कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड सिंगल शियर ऑफ द रिवेट। हेलो, तो सिंपली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, शियर स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट। पहला दैट इज शियर स्ट्रेंथ तो क्या लिख सकते हैं, बोलो। शियर लोड कैरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इनटू पाई बाय शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इनटू शियर एरिया। यस आर नो? और शियर एरिया क्या होगा, अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन व्यू देखूं तो ये है इसका क्रॉस सेक्शन व्यू जहां से ये फेल हुआ है। हेलो, यस आर नो? तो सिंपली शियर स्ट्रेंथ कैन बी रिटन एज tau into pi by 4 into d square. Yes or no? Where d is the diameter of the rivet. Is it clear? And if Yes. we multiply with this n, where n is a number of shear, n is a number of shear, तो सिंपल देख सकते हो आप, फॉर सिंगल shear here n is equal to 1, for double shear n is equal to 2, ऐसे लिख सकते हैं क्या? तो ये जनरलाइज रिलेशन मिल गया। हेलो, Yes, sir. and similarly you can see here, suppose this is the plate, ये मैं पहले आपको एक डबल शेयर की बता दूं कैसे होता है। सपोज हियर वी वांट टू मेक अ butt joint, then these are the two plates where we need to make a joint। ये दोनों प्लेट्स हो गई दोस्तों। तो इस केस आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक बैकअप प्लेट जिसे स्ट्रैप प्लेट भी कहते हैं, स्ट्रैप कहते हैं, ठीक है, लाइक दिस। तो दोनों साइड आपको ऐसी प्लेट लगानी पड़ेगी, एंड आफ्टर दैट यू कैन प्रोवाइड अ रिवेट like this at both side, then the joint will be created, yes or no? So whenever you need to make a butt joint, then you need backup plate, yes or no? And with help of this riveting system we can create a joint, yes or no? Now if this plate is subjected to a load like this, then you can say the failure takes place from this region as well as this region, yes or no? हेलो, समझ में आ रहा है दोस्तों? दोनों से फेल होगा कि नहीं, ये रिवेट कुछ इस तरीके से फेल होगा। It is looking like this। हेलो, तो ये कौन सा फेलियर है, बोलो? सिंगल फेलियर और डबल फेलियर? Double सिंगल shear. शेयर और डबल शेयर, तो हम कह सकते हैं दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डबल शेयर, करेक्ट। अब इसी को थोड़ा सा मैं और इलेबरेट करूंगा, पी एस इज इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू टाउ इंटू एन, तो ऑलरेडी था यहाँ पे, करेक्ट है, इंटू के। एक और फैक्टर से यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वेयर के इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ rivets per pitch। क्या कहलाएगा ये, नंबर ऑफ रिवेट्स पर पिच। फॉर डबल रिवेटेड सिस्टम में क्या होगा,
for double riveted system, riveted joint. ओहो, एक काम करता हूँ, इधर लिखता हूँ, छोड़ो. For double riveted joint क्या लिख सकते हैं दोस्तों? Here the k is equal to 2, correct? और for triple riveted joint k is equal to 1, और सिंगल रिवेटेड जॉइंट है तो if here we have single riveted joint, then we can write 1, yes or no? Correct? तो डबल रिवेटेड जॉइंट क्या था, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको बताया था. दिस इज कॉल्ड एज डबल रिवेटेड जॉइंट. yes or no? तो पर पिच में कितने रिवेट्स हैं? 1 and 2. These are 2 rivets. हेलो, समझ में आया कि नहीं दोस्तों? Yes, sir. Yes, sir. करेक्ट. तो ये फॉर्मूला होगा यहाँ पे, ये दिस इज द मोर जनरलाइज्ड फॉर्मूला फॉर शियर. नेक्स्ट है दैट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट बिटवीन द रिवेट. Tensile strength of plate between rivet. So let's see here. Suppose here we have a plate like this, and this plate here we have 2 rivets. Now if we apply some pull force like this, then this plate may teared from the here to here and here to here. Yes or no? कुछ ऐसे यहाँ से ब्रेक हो गए. हेलो, ठीक है दोस्तों? Now you can see this is pitch. इसे पिच कह सकता हूं. yes or no? तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे लिखूं टेंसाइल फेलियर, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट बिटवीन द रिवेट, तो सिंपली इट कैन बी रिटन एज बिटवीन द रिवेट का मतलब मुझे इस फेलियर से मतलब है. yes or no? yes or no बोलो. तो सपोज दिस लोड इज नथिंग बट दिस इज पीटी, टेंसाइल फेलियर ऑफ द रिवेट. देन दिस पीटी कैन बी रिटन एज क्या आएगा बोलो? एरिया क्या होगा? सपोज दिस रिवेट इज this plate is having this thickness. yes or no? ये फेलियर कुछ ऐसा होगा, और ये क्या है? दिस इज थिकनेस टी. तो शियर एरिया कितना होगा दोस्त? सॉरी, टेंसाइल फेलियर एरिया कितना होगा? तो सिंपली लिख सकते हैं सिग्मा टी इंटू पिच माइनस डी. पी माइनस डी लिख सकता हूं इंटू थिकनेस. हेलो, आपको सिर्फ कौन सा वैल्यू निकल लेना था, कंसीडर करना था? ओनली दिस रीजन. तो ये क्या आएगा? पी में ये दिस इज हाफ ऑफ द डायमीटर एंड सिमिलरली दिस इज हाफ ऑफ द डायमीटर. यस और नो? तो P में से d/2 माइनस d/2 दोनों को अगर माइनस करूं तो सिंपली P माइनस डी लिख सकता हूं कि नहीं? Yes, sir. सर लेकिन अभी एक ही की बात करेंगे तो पूरा सरफेस नहीं लेना पड़ेगा. ये हमने यहाँ पे लिखा ना टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट बिटवीन द रिवेट्स. तो दो रिवेट के बीच में कितनी स्ट्रेंथ है ना? अगर आपको बोलते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट बोलो, तब क्या लेते हैं आप? तो टोटल अगर ये विड्थ, टोटल विड्थ अगर आपकी ये W है तो W माइनस 2D कर देते हैं. चलो यहाँ पे लिख देता हूं टेंसाइल
स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। तो इस केस में क्या लिखते हैं हम? पीटी कैन बी रिटन एज सिग्मा टी इंटू डब्ल्यू माइनस 2d लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, इंटू sir. थिकनेस। समझ में आ गया? तो बिटवीन द रिवेट और टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट दोनों में डिफरेंस याद रखना, ठीक है ना? कब कौन सा लेना है। आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। अरे लिख भाई। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, ये देखो क्या आएगा। सपोज दिस इज योर प्लेट एंड हियर वी हैव अ रिवेटेड होल, जिसके अंदर आपने फिट किया है रिवेट। और ध्यान देना, रिवेटेड होल इज स्लाइटली लार्जर देन द साइज ऑफ द रिवेट। इज इट क्लियर? और अगर मैं यहाँ से पीसी क्रशिंग लोड पीसी से इसको पुल कर रहा हूं, तो होगा क्या? ड्यू टू दिस पुलिंग, अगर इसका साइड व्यू बनाओ तो कुछ इस तरीके से बनेगा। Like this. And this is the hole. अगर आप कुछ इस तरीके से पुल करोगे तो प्लेट में क्या होगा? कुछ इस तरीके से ये क्रश होगा, ये ऐसा इसका साइज होल जो है एनलार्ज हो जाएगा कि नहीं दोस्तों, बोलो। Yes, sir. हेलो, तो pi d into t आ जाएगा सर एरिया। है ना? तो इसका हम प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे। तो इसमें क्रशिंग लोड पीसी इज इक्वल टू क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट इनटू क्या आएगा? एरिया कौन सा आएगा? सर d into t आएगा। यस, डी इंटू टी। प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे ना हम, तो ये डायमीटर होगा और थिकनेस टी। यस और नो? देखो ऐसा, ये डायमीटर है और थिकनेस ये है, तो ये जो एरिया होगा दिस वन ओनली। करेक्ट? हेलो? Yes, sir. तो इससे आप क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है? अब नेक्स्ट आता है एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट। तो एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट होता है, यहाँ पे देखो, ईटा कैन बी रिटन एज लोएस्ट ऑफ क्या आएगा? पीएस, पीटी एंड पीसी। तीन तरीके के हमने लोड पढ़े, शियर स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट, टेंसाइल फेलियर, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट एंड क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट, सॉरी प्लेट नॉट रिवेट, ठीक है? डिवाइडेड बाय क्या होगा? Sigma t into d into t। सॉरी क्या होना चाहिए? स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट बिटवीन द रिवेट। करेक्ट? और बिटवीन द रिवेट ना लिख के मैं लिखूंगा स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट पर पिच।
तो क्या आ जाएगा देखो, लोएस्ट ऑफ PS, PT एंड PC डिवाइडेड बाय हो जाएगा ये सिग्मा टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट इनटू पिच इनटू थिकनेस। देखो ये आपके पास प्लेट है एंड हियर वी हैव 2 रिवेट्स। तो इस सेंटर से इस सेंटर के बीच, मान लो कि रिवेट नहीं है, ये सॉलिड मेटल है यहाँ पे, तो ये पिच हो गया और थिकनेस T है, तो P इंटू टी इंटू सिग्मा टी। यस आर नो? Yes, sir. अगर हम एज्यूम करें कि PT इसका लोएस्ट होगा, तो PT क्या है? सिग्मा T इंटू P माइनस D इंटू T डिवाइडेड बाई सिग्मा T इंटू P इंटू T। तो एक ये अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, P माइनस D अपॉन P, तो याद रखोगे रिलेशन? बोलो। Okay, sir. तो ये हो गया कॉन्सेंट्रिक लोड का। अब रिवेट्स क्या होती है, जनरली इसेंट्रिकली लगी होती हैं, ठीक है। और जो मेजरली क्वेश्चन जो आते हैं आपके एग्जाम में, वो इसेंट्रिकली लोडेड रिवेटेड सिस्टम से आते हैं। अब चलते हैं, अब इनको 1 बाय 1 स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इसेंट्रिकली लोडेड रिवेटेड जॉइंट नेक्स्ट रीडिंग होगा हमारा, और यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा तो मैं इसको यहीं पे एंड करता हूँ स्लाइड को, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड लेके आता हूँ। तो क्या लिखने वाले थे हम? eccentrically loaded riveted joint। अब देखो इसको ध्यान से देखना, जनरली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम यही होती है, ठीक है ना। और आज के बाद अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सपोज वी हैव अ प्लेट लाइक दिस, एक प्लेट ऐसी है और इस प्लेट में मुझे एक ब्रैकेट लगाना है लाइक दिस। Correct? And here we apply a load P. Now suppose here we have 4 rivets. Is it clear? This is rivet 1 and this is rivet 2, rivet 3, rivet 4. Like this. And suppose this distance is A and this distance is also A. करेक्ट मान लेते हैं, स्क्वायर पोजीशन में कुछ भी हो सकती है। यस और नो?
तो आप बताओ मुझे, इन रिविट्स के अकॉर्डिंग ये जो लोड एक्ट हो रहा है, ये इसेंट्रिक लोड है कि नहीं, बोलो। Yes, sir. तो सबसे पहले हमें रिविटेड सिस्टम का एक सेंट्रोइड फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो Yes, सेंट्रोइड sir. देखो, सेंट्रोइड कैसे पता करते हैं वो मैं आप सिखा देता हूँ। यू कैन सी हियर। तो सबसे पहले जो एक्सट्रीम एंड है, एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम बॉटम, यहां से दो लाइनें ड्रॉ कर दो। ये रेफरेंस एक्सिस हो गई। दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। दिस इज रिविट नंबर 1, this is 2, this is 3 and this is 4. Correct? All rivets having same diameter. करेक्ट है दोस्तों। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि आपको शायद पता हो कि x बार हम क्या ले सकते हैं। x बार कैन बी रिटन एज इस y एक्सिस से डिस्टेंस ऑफ द ऑल द रिवेट्स a1 x1 plus a2 x2 plus and so on divided by a1 plus a2 plus and so on। इस तरीके से आप x बार कैलकुलेट कर सकते हो, बोलो। तो x बार इज इक्वल टू Yes, क्या sir. आएगा, a1 का एरिया a है इनटू ये डिस्टेंस कितनी कहलाएगी, दिस डिस्टेंस इज सपोज a, तो a इंटू a प्लस दूसरी का भी डिस्टेंस सेम ही है, यस और नो। तो एरिया इंटू a प्लस अब 3 एंड 4 जो रिवेट्स है वो y एक्सिस में ही लाई कर रही हैं, तो इनकी डिस्टेंस क्या होगी, 0, यस और नो। Yes, Yes, sir. sir. तो सिंपली ये आएगा 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाय एरिया कितना आएगा, 4 टाइम्स से आएगा कि नहीं, बोलो। Yes, sir. तो Yes, sir. सिंपली लिख सकते हैं x बार इज इक्वल टू a/2, और ऐसे ही सेम प्रोसीजर ऑफ y बार के लिए करोगे तो y बार इक्वल टू भी a/2 आ जाएगा, यस और नो। Yes, sir. तो y एक्सिस से x/2 डिस्टेंस और x एक्सिस से y/2 डिस्टेंस पे हमें एक पॉइंट मिलेगा, दिस इज कॉल्ड सेंट्रोइडल पॉइंट, यस और नो। Yes, sir. तो इसे मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूं, दिस इज सेंट्रोइडल पॉइंट and from this centroidal point this load is acting at a distance of e। तो अब पता चल गया कि ये सेंट्रिक लोड है, क्योंकि रिवेटेड सिस्टम के सेंट्रोइड पे अगर लोड एक्ट हो रहा होता तो क्या कहलाता, कॉन्सेंट्रिक लोड। लेकिन वो सेंटर पे न लग के अवे फ्रॉम द सेंटर एक्ट हो रहा है, तो क्या कहलाएगा Yes, ये, इसेंट्रिक लोड, यस और नो। Yes, Yes, sir. चलो, तो पहला स्टेप हमारा यही है, इस रिवेटेड सिस्टम को सॉल्व करने का स्टेप फर्स्ट यही है, ठीक है ना, टू फाइंड आउट द सेंट्रॉइड ऑफ द रिवेटेड सिस्टम, करेक्ट। एंड आफ्टर फाइंडिंग आपको करना है कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, at this centroidal point here I am going to represent two equal and opposite force like this। और क्यों हम ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें P लोड को शिफ्ट करना है at this centroidal point। सपोज दिस इज F1 एंड दिस इज F2, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू P। तो अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे P लोड एक्ट हो रहा है और ये लोड यहाँ पे F1 एक्ट हो रहा है, देख के बताओ ये सही बना है कि नहीं, बोलो। इस सेम लाइन ऑफ एक्शन में मैं फोर्स को कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूं ना, तो क्या मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और Yes, ये sir. इसेंट्रिसिटी E है, यू कैन Yes, सी, sir. ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, दे विल प्रोड्यूसेस अ कपल दैट इज P इनटू E, यस और नो। Yes, और sir. वो Yes, किस sir. प्लेन के अबाउट होगा, अगर सपोज ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है और ये आपका z एक्सिस है, तो ये कपल किस एक्सिस के अबाउट प्रोड्यूस होगा, Sir, Z. यस,
ये जेड एक्सिस का अबाउट कपल प्रोड्यूस होगा। करेक्ट है, समझ में आ गया? ओके। अब नेक्स्ट क्या बचा, ये दोनों फोर्स तो कैंसिल आउट हो गए, इनसे हमें एक कपल मिल गया, दैट इज mz is equal to p. This is net couple produced about the centroidal point. Remaining बच गया here f2 is equal to f, and can you see this is parallel torsion of the rivet? Yes or no? ये जो f2 एक्ट हो रहा है which is equal to f, क्या आप कह सकते हो कि this load is acting parallel to the cross section of the rivet? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. तो हमारा स्टेप नंबर 2 है टू शिफ्ट दैट लोड फ्रॉम इसेंट्रिक पोजीशन टू कॉन्सेंट्रिक पोजीशन। तो हमें मिल गया एक ये फोर्स और एक ये फोर्स, और ये जो फोर्स है दिस इज कॉल्ड एज शियर फोर्स, करेक्ट? एंड दिस शियर फोर्स प्रोड्यूसेस सेकंड प्राइमरी शियर स्ट्रेस। क्या प्रोड्यूस करेगा? दिस विल प्रोड्यूसेस Primary shear. प्राइमरी शियर फोर्स, और प्राइमरी शियर फोर्स एफ पी इज इक्वल टू होगा टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ रिवेट। यस और नो? तो सिंपली लिख सकते हैं Yes. एफ पी वन इज इक्वल टू एफ पी टू इज इक्वल टू एफ पी थ्री इज इक्वल टू एफ पी फोर, एंड दिस इज इक्वल टू एफ बाई फोर। ऐसा लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. तो सर इससे मैं F1 कौन सा फोर्स है? हाँ, F1। कौन सा F1? यस सर। ये इमेजिनरी फोर्स है, F1 F2 दोनों इमेजिनरी फोर्स है, ठीक है? और जो जो कि सेंट्रॉइड पे लग रहा है। हाँ, अप्लाइड लोड के बराबर मैग्नीट्यूड के हैं, क्योंकि मुझे इस पी लोड को शिफ्ट करना था ना, यहाँ पे ये जो पी लोड लग रहा है ना, इसको शिफ्ट करना था सेंट्रॉइड पे। तो मैंने यहाँ पे दो इमेजिनरी फोर्स कंसिडर कर लिए। तो हमने देखा जो पी और F1 है दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, तो दोनों ओके कपल सर। प्रोड्यूस करेंगे, यस है ना? सर। रिमेनिंग बच गया F2 जो कि F के बराबर होगा, एंड दिस लोड इज पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन। तो जो रिवेट्स हैं, चारों रिवेट्स, ये सारे मिलके इस लोड को रजिस्ट करेंगे। तो इंडिविजुअल जो रेजिस्टेंस होगा वो सारे रिवेट्स का इक्वल होगा, तो इसे कहते हैं प्राइमरी शियर फोर्स। एंड यहाँ से आपको मिल गया Fp1 is equal to Fp2 is equal to Fp3 is equal to Fp4, this is equal to F by 4। ये सॉरी F नहीं है, ये P है ना? तो समझ में आ गया दोस्तों? तो पहली कहानी तो यही खत्म हो गई कि प्राइमरी शियर फोर्स जब भी आपको कैलकुलेट करना हो तो आप इस फॉर्मूला को अप्लाई कर देना। प्राइमरी फोर्स शियर फोर्स इज इक्वल टू लोड अपॉन टोटल नंबर ऑफ रिवेट्स। इज इट क्लियर? समझ में आ गया दोस्तों? बोलो। Yes, sir. और चलो मैं इसको बाद में लिखता हूँ, नेक्स्ट इसके बाद। तो पहले secondary shear. क्योंकि वो सेकेंडरी शेयर प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ प्राइमरी Primary shear. शेयर फोर्स, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमरी शेयर फोर्स, एंड इस और ये कहलाएगा दिस इज ए। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे सेकेंडरी शेयर फोर्स। इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एज वी नो दैट हियर वी हैव फोर्स सिस्टम लाइक दिस इज P एंड दिस इज F1 एंड दिस इज E। तो ये दोनों मिलके mz इज इक्वल टू P इंटू फोर कपल सॉरी P इंटू E मैग्नीट्यूड का एक कपल प्रोड्यूस करे, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यस और नो? बोलो। Yes, तो sir. यहाँ पे हमारा रिवेटेड सिस्टम देखो कुछ इस तरीके से है।
करेक्ट, एंड दिस इज द सेंट्रोइडल पॉइंट। अब अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो देखो ऐसे ज्वाइन कर सकता हूं इस सेंट्रोइड से इसको, लाइक दिस। यस आर नो? इस सेंट्रोइड से सारे रिवेट के सेंटर्स को ज्वाइन कर दो। तो अब देखो इस कपल की वजह से इन रिवेट्स में कुछ एक कपल प्रोड्यूस होगा हर एक रिवेट में, which can be represented like this, force into perpendicular distance। और ये जो कपल मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, दिस इज एक्टिव कपल। क्या है ये? एक्टिव कपल इंड्यूस्ड इन ईच रिवेट्स। Yes or no? And this is rivet number 1, this is 2, this is 3, this is 4. So simply we can say this is R1, this is R2, this is R3, and this is R4. Although all the radius are equal because all the rivets are situated in square position. Yes or no? तो हम सिंपली कह सकते हैं दिस इज सेकेंडरी फोर्स 1, दिस इज सेकेंडरी फोर्स 2, दिस इज सेकेंडरी फोर्स 3, एंड दिस इज सेकेंडरी फोर्स 4। करेक्ट? यस और नो? कैसे लिख सकते हैं क्या दोस्तों? सर हेलो, एक बार ये सेकंड वाले से रिपीट कर दीजिए। देखो ऊपर चलते हैं हम यहाँ पे। इस P फोर्स की वजह से एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक कपल प्रोड्यूस हुआ लाइक दिस, जो कि mz है और ये P इंटू ई मैग्नीट्यूड का है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। करेक्ट है? तो यही सेम कपल इन रिवेट्स में भी शिफ्ट हुआ, ट्रांसफर हुआ होगा। यस और नो? यस सर। तो अगर मैं इन कपल्स को शो करूं तो मैं कुछ ऐसे शो कर सकता हूं, ये इस सेंटर से इस रिवेट के सेंटर का डिस्टेंस है और इस डिस्टेंस के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट होगा लाइक दिस। अब क्लॉकवाइज कपल है तो हमें फोर्स का डायरेक्शन ऐसे ही शो करना पड़ेगा, तभी ये क्लॉकवाइज कपल प्रोड्यूस करेगा। यस और नो? यस सर। और जो सर ये कपल चारों आया का है, सम, ये चारों का जो भी बेंडिंग मोमेंट इसमें मतलब ये कपल जो प्रोड्यूस हुआ है ये सब इसके इक्वल होना चाहिए ना, एमजेड वाले के। यस यस यस, वो नेक्स्ट मैं बताने वाला हूँ। ओके करेक्ट है, ये ऐसे होगा। और प्राइमरी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ प्राइमरी कैसे लगता था। प्राइमरी तो सारे ऐसे ही लगेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यस और नो? बोलो। FP1, FP2, FP3 and this is FP4। यस और नो? इसी डायग्राम को मैंने यहाँ पे साफ सुथरा शो किया है। ठीक है? कैसे कैलकुलेट करना है फोर्स मैं अभी बताने वाला हूँ। ठीक है? सर एक बार ये प्राइमरी और सेकेंडरी वाले में डिफरेंस बता दीजिए, मतलब दोनों में अंतर क्यों है, ये मतलब क्या है? देखो ये जो F2 फोर्स एक्ट हो रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है दिस वन, इसकी यस वजह सर। से हर एक रिवेट में एक फोर्स आएगा कि नहीं? अच्छा डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है, डायरेक्ट उसको फोर्स, प्राइमरी शियर बोल दिया। डायरेक्ट फोर्स आ रहा है। अब चूंकि ये फोर्स एक्ट हो रहा है पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन, अच्छा तो ठीक ये ठीक ठीक शियर सर, फोर्स प्रोड्यूस करेगा। यस सर। अब ये जो कपल एक्ट हो रहा है रिवेट के, ये रिवेट के लिए कपल ट्विस्टिंग कपल कहलाएगा कि नहीं? यस सर। ये ट्विस्टिंग को छोड़ो, ये फोर्स कुछ इस तरीके से आए तो ये फोर्स इस रिवेट के पैरेलल क्रॉस सेक्शन के पैरेलल ही एक्ट हो रहे हैं। यस सर। FS1, F2 वाला। FS2, FS3, FS4, ये चारों फोर्स रिवेट के पैरेलल ही एक्ट हो रहे हैं, तो ये भी शियर फोर्स ही कहलाएंगे। बट दीज फोर्सेस आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस कपल, बेंडिंग कपल। बेंडिंग कपल किसके लिए बेंडिंग होगा? वो इस पर्टिकुलर ब्रैकेट के लिए बेंडिंग है, बट रिवेट के लिए ये एज ए ट्विस्टिंग कपल काम करेगा। एंड
यस आर नो, बोलो। यस सर। और इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स आया और ये एक सेकेंडरी शियर फोर्स कहलाया। अब सेकेंडरी शियर फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। यस सर। तो देखो होता है क्या है कि ये जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, द ऑल फोर्सेस सेकेंडरी फोर्सेस, all secondary forces, these are parallel to the rate distance r from the centroid. इसके पैरेलली है, इसके प्रोपोर्शनल होंगे ये फोर्स। हायर द रेडियस हायर विल बी द फोर्स, यस और नो। क्यों? क्योंकि ये फोर्स मूवमेंट की वजह से आया है, तो जितना ज्यादा मूवमेंट होगा उतना ज्यादा फोर्स एक्ट होगा। तो सिंपली हम इसको लिख सकते हैं, दिस एफ एस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के टाइम्स ऑफ आर। अगर ये 1 है तो इसे लिख सकते हैं R1, करेक्ट। अब अगर हम लिखें Fs2 तो दिस कैन बी रिटन एज k टाइम्स ऑफ R2, बट दिस k कैन बी रिटन एज k इज इक्वल टू आएगा Fs1 बाई R1। तो सिंपली यहाँ से आ गया Fs2 इज इक्वल टू Fs1 बाई R1 इंटू R2, यस आर नो। एंड सिमिलरली Fs3 अगर आप लिखो तो क्या आएगा, Fs1 by R1 into R3। सिमिलरली Fs4 लिखेंगे तो क्या आएगा, Fs1 by R1 into R4, करेक्ट। तो ये हमें रिलेशन मिल गया रेडियस और फोर्स के बीच में। तो जो नेट मूवमेंट है दैट इज P into E, दिस इज मस्ट बी इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द मूवमेंट प्रोड्यूस्ड बाय ईच रिवेट्स अबाउट द सेंटर, यस और नो। तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, Fs1 into R1 plus Fs2 into R2 plus Fs3 into R3 plus Fs4 into R4, ऐसे लिख सकते हैं। हर एक रिवेट का जो मूवमेंट है इनका सम टोटल अप्लाइड मूवमेंट के इक्वल होगा, यस और नो। तभी तो इक्विलिब्रियम Yes, सिस्टम sir. आएगा। यस तो सर। अब यहाँ से Fs1 तो हम एज इट इज लिख सकते हैं, Fs1 बाई R1 से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो R1 स्क्वायर लिख सकता हूँ। Fs2, अब Fs2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, बोलो। सर Fs1 upon R1 into R2 square. इंटू R2 स्क्वायर हो जाएगा, यस। सिमिलरली Fs1 बाई Fs1 upon R1 R1 into इंटू R3 cube. R3 स्क्वायर प्लस हाँ R3 square. Fs1 बाई R1। R1. इसलिए हमने इसको लिखा है जिससे नंबर ऑफ अननोन्स कम हो जाए, नहीं तो सॉल्व कैसे होगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे Fs1 बाई R1 को कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर प्लस R4 स्क्वायर इक्वल टू P इंटू E। तो इस रिलेशन से हम Fs1 कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू P इंटू E इंटू R1 डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर प्लस R4 स्क्वायर, करेक्ट। Yes, sir. With the help of this we can find out Fs1, और जैसे Fs1 मिला तो Fs2 तो ऑलरेडी हमें पता था, ये Yes, sir. Fs1 Fs1 बाई upon R1 R1. इंटू R2 है, यस आर नो। Yes, sir. तो यहाँ से आप Fs2 कैलकुलेट कर लोगे। सिमिलरली Fs3 भी हम कैलकुलेट कर लेंगे एज इट इज, एंड सिमिलरली Fs4 भी, यस आर नो। Yes, sir. तो यहाँ तक कोई तकलीफ। अब देखो इस फिगर को फिर से, यहाँ पे जो फोर्स हो रहे हैं, दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, एंड बोथ फोर्सेस आर शियर फोर्स। एक है प्राइमरी तो दूसरा शियर है, सेम प्लेन में एक्ट हो रहे हैं। तो क्या मैं इनका रिजल्टेंट लिख सकता हूँ बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, Yes, sir. लाइक दिस। करेक्ट। तो ये जो फोर्स आया रिजल्टेंट फोर्स, दिस इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड एज R1। सिमिलरली इसका R2 फोर्स आएगा, यस आर नो, और इसका R3,
ठीक है, अब ये R1 R2 R3 कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं बता देता हूँ। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस कहता है कि R इज इक्वल टू होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। यस आर नो? यही यस फॉर्मूला सर। होता है। अब यहाँ पे देखो थीटा कैसे कैलकुलेट करोगे, अब आपके दिमाग में ही आ रहा होगा, तो इसको कंप्लीट करो तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, बोलो। यस सर। तो यहाँ से आप ये थीटा एंगल कैलकुलेट कर सकते हो। यस सर। अगर ये थीटा मिल गया है 90 माइनस थीटा। तो ये 90 माइनस थीटा होगा, यस सर। है कि नहीं? यस सर। या इसको थीटा ना लिख के मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, थोड़ा और सिंपल कर देता हूँ। इस थीटा को लिखो, दिस इज थीटा 1, तो ये 90 माइनस थीटा 1 होगा, दिस वन। और वो थीटा हो जाएगा। तो फिर यस ये सर। थीटा बन जाएगा, थीटा 1। अब आसान हो गया। यस सर। तो यहाँ से आप FS1 FS2 कैलकुलेट कर लोगे। सपोज यस मैं सर। R1 कैलकुलेट करूँ तो क्या आएगा, ये FP1 का स्क्वायर प्लस FS1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ FP1 FS1 FS1 cos थीटा cos थीटा। 1। यहाँ से R1, और सेम मैनर में आप R2 कैलकुलेट कर लोगे, और सेम मैनर में R3 और R4। करेक्ट? यस सर। तो यहाँ किसी कोई तकलीफ है क्या? अब देखो यहाँ पे सर ये एफएस ये इक्वेशन कैसे बनी? कौन से, पी पीई इक्वल्स टू एफएस1 इक्वल टू R1 प्लस एफएस2 R2 ये देखा गया कि जो शियर फोर्स होता है, सेकेंडरी शियर फोर्स, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है। ठीक है, यस सर। और इसका एक्सप्लेनेशन तो किसी बुक में भी नहीं लिखा हुआ, क्यों है, डायरेक्ट लिख दिया बस। सर ये नहीं सर, वो ये वाली इक्वेशन पूछ रहा है, P इक्वल्स सर टू ये नीचे FS1। वाली पीई अच्छा एफएस। ये यस सर। वो टोटल मूवमेंट इक्वल ये हो। तो वो है लिखा है ना, एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय ईच रिवेट इज इक्वल टू द टोटल मोमेंट। इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए लिख सकते हैं ना ये इक्वेशन, तो समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। यस सर। यस सर। हम्म, ओके सर। ओके सर। अब देखो इस फिगर में यहाँ थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, ये थीटा 3 है और इसके लिए थीटा 4 होगा। तो अब आप ऐसे कह सकते हो क्या, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 एंड थीटा 3 इज इक्वल टू थीटा 4, ऐसे आएगा क्या? हम्म, यस सर, थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा 2 इस वाले केस में तो। है कि नहीं? यस सर। अब बताओ थीटा 1, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, थीटा 3 जो है वो 90 डिग्री प्लस थीटा 1 होगा, हाँ। यस है ना? सर। और यस सर। cos 90 प्लस थीटा क्या कहलाता है? cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो अल्टीमेटली अब हम कह सकते हैं कि जो R1 R2 है, R1 इज इक्वल टू R2 हो, क्योंकि थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 है कि नहीं? और ऐसा क्यों लिख यस पाया, सर। क्योंकि सारी रेडियस सेम है ना? ये जो आप यस सर। रेडियस देख रहे हो ना, R1 R2, स्मॉल R1 R2 R3, ये सारी रेडियस इक्वल है। करेक्ट है? यस सर। करेक्ट। और चूंकि सारी रेडियस इक्वल है तो जो भी फोर्स आएंगे सारे फोर्स भी सेम होंगे, F1 F2 F3 F4। यस सर। ठीक है, लेकिन थीटा दो फोर्सेस का, इनर दो फोर्स जो है R1 R2 जब लिखोगे तो इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी, ऐसा नो, और R3 R4 की वैल्यू भी सेम आएगी। यस सर। करेक्ट है, बट यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा? सर प्लस 2 FP1 cos थीटा 1। हाँ ठीक।
ठीक, यस सर। तो सिंपल से लिख सकते हैं R1 इक्वल टू R2, बट दीज आर ग्रेटर देन R3 इज इक्वल टू R4। और ये इक्वेशन लिखी हुई है, और यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो FP1 इज इक्वल टू FP2 इज इक्वल टू FP3 इज इक्वल टू FP4, दिस इज इक्वल टू P/4, और सिमिलरली FS1 इज इक्वल टू FS2 इज इक्वल टू FS3 इज इक्वल टू FS4, ये आएगा। ये तो केवल इसी केस में है ना सर, FS1 हाँ, वाला? ये इसी केस में है, बस ये ध्यान रखना। अगर आपकी R1 R2 R3 की वैल्यू चेंज है रेडियस की, ठीक है, रेडियस कह रहा हूँ, सेंटर से रिविट के डिस्टेंस, सेंट्रॉइड से रिविट के सेंटर की डिस्टेंस अगर डिफरेंट मिलेगी, तो उस केस में सारे फोर्सेस अलग आएंगे। FS1 प्राइमरी सेम होगा हमेशा, प्राइमरी कभी चेंज नहीं होगा ना। यस सर। जैसा रिजल्टेंट फोर्स मिल गया, तो सिंपली आप कह सकते हो शियर स्ट्रेस इंड्यूस इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स अपॉन शियर एरिया, यस और नो। यस सर। एंड फॉर सेफ डिजाइन, सबसे कम वाला। यही टाउ इंड्यूस मैक्स, जिसमें मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस होगी। हाँ सही बात। नीचे लिखता हूं, ठीक है। टाउ इंड्यूस्ड मैक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू टाउ परमिसिबल। तो यहां से आप डायमीटर कैलकुलेट कर लोगे। एक चीज और पूछी जाएगी आपसे कि प्राइमरी स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस बताओ। प्राइमरी शियर स्ट्रेस, तो प्राइमरी शियर स्ट्रेस सिग्मा सॉरी टाउ P1 अगर लिखूं, टाउ P1 और P2 P3 सब बराबर ही होंगे, तो सिंपली टाउ P लिखूं तो क्या आएगा, ये FP अपॉन शियर एरिया। एंड यस सर। सेकेंडरी शियर स्ट्रेस अगर आपसे पूछता है, तो ये भी होगा FS अपॉन शियर एरिया। तो इस तरीके से प्राइमरी एंड सेकेंडरी शियर भी फाइंड आउट कर सकते हो क्या, अलग अलग। यस सर कर सकते हैं। यस सर। और रिजल्टेंट से हम ऐसे लिख सकते हैं टोटल स्ट्रेस इंड्यूस्ड। सर ये जो आपने ऊपर इक्वेशन लिखी है टाउ इंड्यूस्ड वाली, उसमें तो आर मिनिमम लेना पड़ेगा ना? मैक्सिमम। सर लेकिन अच्छा हाँ ठीक है, स्ट्रेस सबसे कम इंड्यूस, हाँ सर ठीक है। इस केस में व्हेन यू कैलकुलेट टाउ इंड्यूस्ड मैक्स, तो हाँ ये सर। R मैक्स होगा सर ये डिवाइडेड बाय अलग अलग, शियर। सर ये अलग अलग वाले के लिए है ना, टाउ इंड्यूस्ड आर वाला जो है? हाँ, ये तो सबके लिए अलग अलग है, R1 के लिए अलग, R2 के लिए अलग, R3 हाँ R4 सबके लिए अलग लिख सकते हो। ठीक सर। लेकिन जो मैक्सिमम होगा वो R मैक्स बाई एरिया, एरिया सबका सेम है क्योंकि सारी रिवेट्स हमेशा सेम क्रॉस सेक्शन की होंगी। अलग अलग की होगी तो फिर सबके लिए अलग अलग कैलकुलेट करके फिर निकालना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अलग होती नहीं कभी, है ना, हाँ हमेशा सेम रिवेट साइज की बनाई जाती है रिवेट्स। तो ये प्रोसीजर समझ में आ गई। अब आगे देखो सर। अब इतनी कहानी आपसे कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है। अब सिंपल सा क्वेश्चन आते हैं, देखो मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप सॉल्व करके बताओ। गेट 2017 का ही क्वेश्चन है। हम्म देखो, ये कहानी लिखूं क्वेश्चन की, छोड़ो कौन लिखेगा, सर फिगर डायरेक्ट बताता बता हूँ। दीजिए सर आप तो वैल्यूज। हम्म
ऐसे 3 रिवेट्स इस तरह से लिखी लगी हुई है, ठीक है। इधर है 30, ये है 50, ये 50 है और ये 30 है, मार्जिन 30 है, ठीक है। और यहाँ से ये डिस्टेंस है 70, सॉरी 170 मिलीमीटर, करेक्ट है। इसमें आपको पता करना था, कंसीडर द इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट लोड एंड मोमेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट शियर फोर्स, RS पता करना है। चलो ट्राई करोगे? यस सर। चलो सॉल्व करो। ट्वेल्व किलो न्यूटन। ऑप्शन नहीं है। देखो ये होगा आपका सेंट्रोइड, है कि नहीं? सब में प्राइमरी लोड तो कुछ ऐसा ही लगेगा। सेकेंडरी लोड की बात करो तो इस रिवेट में लगेगा इस डायरेक्शन में, इस रिवेट लगेगा इस डायरेक्शन में, और बीच वाले में कोई सेकेंडरी फोर्स नहीं आएगा। ये सारनो बोलो। तो यस सर, सबसे बीच ज्यादा वाले में नहीं फोर्स आएगा। इसी रिवेट में एक्ट होगा, तो रिजल्टेंट शियर फोर्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 6/3 प्लस सेकेंडरी शियर फोर्स क्या आएगा बोलो, 6 किलो न्यूटन इंटू 6 50 into 80 8 50। 7 15 250, दिस इज इक्वल टू FS1/R1, जबकि 50 है, इन 50 स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, यही होगा। यस सर। 6 इंटू 250 इंटू 50 डिवाइडेड बाई, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो बताओ FS1 क्या है। 10 किलो न्यूटन। 10 ही आ रहा है। तुम्हारे ऑप्शन तो नहीं है कोई सा भी, तेरा ही सर आंसर। 15 है सर, 15 15 15 है सर, 15। 15। हाँ अब सर। ठीक है, अब तो ऑप्शन मिल जाएगा। 15 और प्लस 2 17 सर। 17 इज करेक्ट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन, ये सर नो बोलो। यस सर। तो एक बार बता दीजिए सर आप कैलकुलेट करके।
देखो प्राइमरी, इसमें कोई दिक्कत है प्राइमरी शियर फोर्स में? देखो टोटल लोड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिवेट, यस और नो? सेकेंडरी के लिए फॉर्मूला याद रखो कि Fs1 इज इक्वल टू होता है P इंटू ई इंटू R1 डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, जितने भी हो। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला याद रखोगे? Yes, हेलो, sir. अब देखो यहाँ पे जो रिवेट लगी हुई है कुछ इस तरीके से लगी हुई है, एक रिवेट इधर है, एक इधर है और एक इधर है। जब 3 रिवेट होंगी तो बीच वाला रिवेट ही सेंट्रोइड कहलाएगा, है कि नहीं? Yes, sir. तो इन तीनों रिवेट्स में एक प्राइमरी शियर फोर्स तो एक्ट होगा। यस सर। अगर ये 1 2 और 3 है, अब सेंटर से मैंने क्या कहा था, सेकेंडरी को पता करने के लिए सेंटर से रिवेट के सेंटर को ज्वाइन करो, है कि नहीं, कुछ इस तरीके से, और इसके परपेंडिकुलर एक फोर्स लगा दो, तो ये Yes, कहलाएगा Fs1। इसको ज्वाइन करो तो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कपल प्रोड्यूस करना है ना, Yes, sir. Fs3। और ये सेंट्रोइड इटसेल्फ है तो इसके लिए तो R 0 है ना? तो Yes, जब sir. R 0 होती है फोर्स, सेकेंडरी शियर फोर्स भी 0 है इस रिवेट में। Yes, अब sir. यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो Fs1 इज इक्वल टू क्या आएगा, P इंटू ई। P लग रहा है 6 किलो न्यूटन, ई है आपका 250 मिलीमीटर ऊपर वाले क्वेश्चन के हिसाब से। यहाँ से देखो ये डिस्टेंस तो Yes, sir. 170 भी ये हो Centroid. गया और 50 30 80 ये हो गया। Yes, ठीक sir. है, इंटू R1 कितना है, हर एक रिवेट इस रिवेट से 50 मिलीमीटर डिस्टेंस पे है, तो 50 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, R1 स्क्वायर, तो 50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर, दोनों का रेडियस सेम है, यस और नो? तो यहाँ से Fs1 आ जाएगा। अब जब रिजल्टेंट लिखोगे तो दोनों एक डायरेक्शन में लग रहे हैं तो इन दोनों का सम हो जाएगा, और ये Yes, sir. अपोजिट लग रहे हैं तो ये एक दूसरे का डिफरेंस होगा। तो इसमें जो नेट रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो क्या आएगा, 15 माइनस 2 दैट इज 3 13, -2 आएगा सर। है ना? और इसमें क्या आएगा, R1 में Fs1 15 प्लस + 2। Fs2, सॉरी Fp1 प्लस Fp2, सॉरी P1, ओहो क्या कर रहा हूँ मैं, Fs1 है और ये Fp1 कह देता हूँ, तो ये आ जाएगा 15 + 2 दैट इज 17। अब बोलो, और याद रखना एक थंब रूल बता देता हूँ, जो लोड के जो सबसे नियरेस्ट रिवेट होती है ना उसमें सबसे ज्यादा लोड लगता है। Yes, sir. समझ में आया कि नहीं? यस। देखो प्रीवियस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे R1 R2 में ही ज्यादा लोड लगा था क्योंकि R1 R2 दोनों सबसे नियरेस्ट रिवेट थी लोड के, यस है ना? सर। तो यस सर। जब भी रिवेटेड सिस्टम आप देखो तो जो नियरेस्ट रिवेट होगी उसमें सबसे ज्यादा लोड एक्ट होगा। समझ में आ गया? Yes, sir. चलो ठीक है। सर एक और प्रॉब्लम इसमें की। ऐसा ही प्रॉब्लम करना है? यस सर, एक और। Yes, sir. लो ये फिर गेट 2015 का है, ठीक है? तो कुछ समझ में आ रहा है भाई? आ रहा है सर। Yes, sir. चलो ठीक है, मान लेते हैं। सर मानो मत सर, सही में आ रहा है। ठीक है, थैंक यू। ये मेरी चौथी क्लास है ना सुबह से। ये रिवेट लग रही है, ठीक है? इनके सेंटर डिस्टेंस है ये 40 इधर है और 40 इधर भी है, स्क्वायर ही है, चलो। और ये जो P लग रहा है ये लग रहा है 400 न्यूटन का फोर्स, और इस सेंट्रॉइड से इसकी डिस्टेंस डायरेक्ट दे दी इसने
ये 500 मिलीमीटर। इसमें पूछा द मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड ऑन द वर्स्ट रिवेट, मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड ऑन वर्स्ट रिवेट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आर निकालोगे वो Rest. मैक्सिमम होना चाहिए। हाँ, जो फेल होने वाला है उसके ऊपर अपने को टोटल लोड निकालना है। हाँ तो चलो करो सर ये कैलकुलेट। 2 ज्योमेट्री मार्क्स। से तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, मतलब ये जो आपने ज्योमेट्री थोड़ी अलग बनाई है। नहीं साहब सही, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस डिस्टेंस बराबर होना चाहिए बस। ऐसे फिगर बना है वैसे ही बना दिया मैंने, अलग नहीं है कुछ, ऐसे ही सेम बना हुआ फिगर है। सर एरिया एरिया दिया होगा ना सर रिवेट का? लोड पूछा है ना इसमें, हाँ सर, तो एरिया स्ट्रेस लगेगा नहीं ना। पूछा है, स्ट्रेस नहीं लोड पूछा है। अच्छा फोर्स ठीक। मतलब समझो न्यूटन में। सिंपल क्वेश्चन है, सर फटाफट बताओ। 1868.03 न्यूटन। दो क्या? सेकंड। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर 1839.839 1839 यही आ रहा है। 1868.09। काफी डिफरेंस है। यस सर, 1800 आ रहा है। पॉइंट की 3 सर डिजिट तक यूज किया 1800 करो पहले। सर 1817। देखो पहली बात मैं आपको बता दूं, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R4, और ये सारे कितने हो गए, 40 का आधा कितना हुआ 20 मिलीमीटर। ठीक है, सर सबका यही है रेडियस R। Sir, सर R तो 1800
सर वो इस सेंटर से डिस्टेंस वाला कैसे? सर अंडर रूट में वो आएगा ना ओ 8.28 हाँ, आएगा। यस 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 यस, करेक्ट Not 8.28. करेक्ट, यू आर सेइंग करेक्ट। स्क्वायर रूट ऑफ यस सर 800. स्क्वायर रूट ऑफ ये 20 ये ऐसा होगा ना? 28.2 सर 20√2 नहीं हो जाएगा? हाँ, हाँ 20 रूट वही 2, होता है 20 रूट 2, 28.28. सही कह रहा हूँ। यस, यू कैन राइट साइड करेक्ट, 20 रूट 2 ऐसे लिख सकते हो। चलो ठीक है, अब वर्स्ट सर जो आंसर रिविट क्या आ रहा होगी है? वही यही रिविट होगी 1839। यार दिस सर इज मेरे वर्स्ट रिविट। 1868 आ रहा है सर। चलो देखते हैं। देखो प्राइमरी शियर फोर्स तो सब में सेम ही होगा, और वो क्या है 400 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 40 न्यूटन। सर Yes, 100 करेक्ट। अब सेकेंडरी की मैं बात कर, हाँ? 100 नहीं, सर 100 सर 400/4 अरे हाँ यार, ये 100 क्या कर रहा न्यूटन हूँ। आएगा सर। चलो ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत हुआ। चलो Yes, ठीक sir. है, FS1 क्या आएगा? P इंटू E इंटू R1 डिवाइडेड बाई 4 R1 टाइम्स ऑफ R1 स्क्वायर कर दो, डायरेक्ट लिख सकता हूँ। Yes, sir. हाँ सर। इससे ये तबाह हो गया, तो P इंटू E डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ R1। सर ये तबाह हो गया आया 1767.76। देखो 400 इंटू डिस्टेंस कितनी है 500 डिवाइडेड बाई 4 इंटू रूट 20 रूट 2, इससे ये कट गया तो 100 बचा। ठीक है, अब देखो पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी है, और थीटा यहाँ पे आई थिंक 45 आया था क्या? यस सर 45 आएगा। yes, ठीक है, ओके। तो 100 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 20 डिवाइडेड बाई रूट 2, तो ये आया था 176.766 न्यूटन। यस सर यही आया था। रिजल्टेंट फोर्स आ गया, देखो 100 स्क्वायर प्लस 1767.766 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 100 इंटू 1767.766 cos 45। अब देखो मैं एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। 100 स्क्वायर प्लस आंसर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 100 इंटू आंसर cos 45 स्क्वायर रूट ऑफ दिस। ये एग्जैक्ट वैल्यू आई 1839.83 न्यूटन। हाँ सर यही कर रहा है सर। ठीक है ना। एक्चुअली क्या है ना, आप लोग क्या करते हो कि 100 का स्क्वायर लिखा, फिर उसको साइड में लिख दिया है ना, फिर 1767 का स्क्वायर किए, फिर उसकी कुछ इंटीजर वैल्यू लिख दिए, तो ऐसे करते हैं ना, तो कुछ नहीं कुछ सर पूरा डिफरेंस आया। कंटिन्यू में लिखा था। पूरा इक्वेशन लिखते हैं सर। फिर कैसे नहीं आया? देखो मैंने लिखा एग्जैक्ट वैल्यू आया। ठीक है, चलो ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि अब क्या है, ये जो क्वेश्चन था ये डेटा एंट्री टाइप क्वेश्चन था, ठीक है ना। और डेटा एंट्री टाइप क्वेश्चंस में अगर आपकी जो वैल्यू है उसकी लिमिट रेंज से बाहर चली गई तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो डेटा एंट्री टाइप क्वेश्चन में थोड़ा सा आप जरूर ध्यान देना कि वैल्यूज आपकी विद इन द रेंज रहे। इसके लिए बेस्ट है कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक आप कैलकुलेशन में वैल्यूज को कंसीडर करो। ओके सर। ठीक है, तो चलो फिर यहीं पे सेशन को एंड करूंगा मैं। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करो, अगर कहीं कुछ डाउट आता है तो मुझे बताना, और चलो मैं नोट्स भी अपलोड कर देता हूँ अभी, ठीक है। ओके सर। हाँ सर यही है, ये आ गया। आ गया ना। वो उसी वही दिक्कत है कुछ 1839.835766। एग्जैक्टली आ गई ना। ठीक, ऐसे ही कैलकुलेट करना एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है ना। यस सर। चलो ठीक Okay, है, फिर सेशन thank you, एंड sir. कर रहा हूँ। सर आपने पहले वो भी पढ़ाया था क्या सर, एप्टीट्यूड वाला?
नहीं यार, एप्टीट्यूड नहीं पढ़ाता है। ऐसी आवाज सेम लग रही है। नहीं, ऋतिक कोई सर और ने सर पढ़ाया था होंगे। वो। कौन सर पढ़ाए थे? ऋतिक सर। प्रतीक? ऋतिक सर। ऋतिक? पता नहीं। चलो कोई नहीं, पढ़ो आराम से, तैयारी करो। अभी यस तो सर। ये ट्रेलर है, समझो ट्रेलर है ना। यस सर। बहुत ज्यादा तैयारी की जरूरत होती है आजकल, बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन है। ठीक है, यस सर। लेकिन ये एक फैसिलिटीज अवेलेबल है, अगर मन लगा के पढ़ लोगे तो सक्सेस मिल जाएगी। ठीक है ना, इतना भी टफ नहीं है। क्वेश्चंस का लेवल सही आसान आता है ना, पहले से कंपैरिजन में आसान है। फैसिलिटीज ज्यादा अवेलेबल है पढ़ने के लिए, हाँ बट सर। वही है कि आप एक्यूरेसी में ध्यान दो, गलत क्वेश्चन मत निकालो। ठीक है, हड़बड़ाहट मत करो, एक अटेम्प्ट में, सिंगल अटेम्प्ट में क्वेश्चन को करेक्ट राइट करो, रैंक अपने आप अच्छी आ जाएगी। ठीक है, और सब स्टूडेंट से एक जैसे ही बनता है, किसी से कोई एक्स्ट्रा ज्यादा नहीं बनता, कम ज्यादा। बस जो गलती कम करते हैं उनकी रैंक अच्छी आती है, जो गलती ज्यादा करते हैं उनकी रैंक बेकार आ जाती है ना। तो सिर्फ रैंक का गलती से डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, यस और गलती ना हो इसके लिए बेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। सर नोट्स जितना कहाँ यार, डालोगे आप? टेलीग्राम में डाल दूंगा। सर टेलीग्राम लिंक। टेलीग्राम लिंक रोज ही शेयर करता हूँ यार, चलो फिर कर देता हूँ। ये लो। सर, मशीन डिजाइन कितना और रहता है वेटेज मार्क्स का? देखो, सॉम और डिजाइन दोनों का मिक्स आता है। कई बार क्या है, सॉम 5-6 नंबर का आता है तो डिजाइन 5-6 नंबर का आ जाता है। कई बार सॉम 10 नंबर का आया तो डिजाइन 2 ही नंबर का आता है। तो थोड़ा सा मिक्स रहता है ना। टोटल 10 अच्छा, से 12 नंबर का आएगा, ये फिक्स है। दोनों को मिला के। हाँ, अच्छा, ओके बट सर। वह इससे अनसर्टेनिटी है ना, नहीं तो मैं इतना स्ट्रेस ही नहीं देता। कभी सॉन्ग यस से सर। क्वेश्चन ज्यादा आ जाता है, कभी डिजाइन से आ जाता है, तो दोनों ही पढ़ के रखो। और आसान है, सबसे आसान सब्जेक्ट यही है ना, यस सर। जैसे मार्क्स पा सकते हैं इसमें आराम से, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। यस सर। चलो, लिंक मिल गई। सर अभी भी पढ़ा, इस समय में भी था ना सर, तो बढ़िया है, तो मतलब डबल से हो जाएगा। हम्म। लिंक मिल गई क्या? आप लोग थर्ड ईयर से हो, हाँ मिल फाइनल गई ईयर सर। से हो? सर सर थर्ड थर्ड ईयर। ईयर से हैं अभी तो। फिर तो चिल मारो, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। थैंक यू सर। बाय बाय। ओके सर।